कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी ऐसी फॉर्म में आए हैं कि लगातार चौके और छक्के लगा रहे हैं। एक बार फिर से जाट सीएम की मांग उन्होंने कर दी है और इस पूरे मुद्दे पर राजस्थान भर में चर्चा है। राजस्थान में हो सकता है कि आरपीएससी एक नया इतिहास लिख दे। राष्ट्रपति तक आरपीएससी पेपर लीक का प्रकरण पहुंच चुका है। साथ ही निर्दलीय विधायक बलजीत यादव के भ्रष्टाचार का एक मामला राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रवासी राजस्थानियों ने उनका स्वागत किया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र किलानत और थिंक 360 में आप सभी का स्वागत है। प्रदीप जी, सबसे बड़ा जो मुद्दा, डूडी तो ऐसी फॉर्म में आए हैं कि उनका जो बल्ला है लगातार चौके छक्के लगा रहा है और एक बार फिर उन्होंने सिक्सर लगा दिया है। मतलब गजब की चर्चा है। जाट वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। बॉल बाउंड्री तक पहुंचती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो मुद्दा तो ये भी है कि वो बॉल डाल कौन रहा है, कहीं गेंदबाजी छोर पर अशोक गहलोत तो नहीं है। ये बड़ी चर्चा है। बिल्कुल, जो एनर्जी जब भी मिलती है किसी नेता को तो वो सत्ता ही से मिलती है, क्योंकि सत्ताहीन या विपक्ष के व्यक्ति के पास एनर्जी कहां से आएगी। तो वो सचिन पायलट के खेमे से पूरी तरह से निकल चुके हैं। जिस तरह से उनके बयानों को देखें, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं हुआ कि वसुंधरा सरकार के समय में हुए घोटालों की जांच कांग्रेस सरकार ने नहीं की। सचिन पायलट को कन्वे करना चाहिए अशोक गहलोत गवर्नमेंट को। उन्होंने ये बात कही है, जैसे एक और ये लाइन कह के उन्होंने दोनों ही नेताओं से अपना कद और ऊपर करने की कोशिश की है। और ये उसी फॉर्म में आए हैं जब वो 5 साल पहले मुख्यमंत्री के पद का दावा करते हुए आए थे और सचिन पायलट से एक छोटी सी टकराहट उस वक्त भी हुई थी जब ये प्रतिपक्ष नेता थे। अब इन्होंने कहा है कि जाट सीएम होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका, जो जाट महासम्मेलन हुआ था यहाँ पे, उसमें भी नागौर के एक नेता ने कहा था कि भाई आपको नंबर 2 की मांग करनी चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, जाट तो नंबर 1 ही रहेगा। और इन्होंने साफ कहा है कि इतनी बड़ी जाति है, उसके लिए जनगणना होनी चाहिए और जनगणना करके निश्चित तौर पर जाट सीएम होना चाहिए। और दूसरे समाज भी ये डिमांड कर रहे हैं कि जाट सीएम होना चाहिए। तो इस दावे में, उनका जो दावा है वो हकीकत में कैसे परिणित, शॉट काफी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बाउंड्री छुएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। बातें तो ना केवल रामेश्वर डूडी, सतीश पूनिया ने भी कहा था कि जाट का काम तो ऊपर चढ़ने का है, नीचे उतरने का तो किसी और का है। देखिए, वो तो सतीश पूनिया कहीं ना कहीं डाउन हुए हैं, रामेश्वर डूडी ऊपर चढ़ गए हैं। वो जो बात कही गई थी उसी सम्मेलन में, जिसके बाद बीजेपी का एक अलग फैसला आया, सतीश पूनिया ने वो बात परिहास में कही। उस वक्त देखा कोई टीवी की स्क्रीन पे चल रहा था। दूसरी तरह से हुआ है। राजनीति से लोग जोड़ते हैं, ऊपर डूडी चढ़े हैं, नीचे पूनिया आए हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। संगठन में अभी डूडी को, चूंकि उनके पास एक जो प्रकल्प है सरकार की ओर से, किसान वाले, उसके अध्यक्ष हैं ये, और मंत्री जैसा दर्जा भी है उनके पास में, लेकिन प्रभावी होते हैं या नहीं, अंडर द लेजिस्लेशन आते हैं कि नहीं। क्योंकि डूडी एक बार एमएलए रहे हैं, एक बार एमपी रहे हैं और एक बार जिला प्रमुख भी रहे हैं, बीकानेर की पॉलिटिक्स में सक्रिय रहे हैं। लेकिन अब नोखा से वो क्या चुनाव जीत पाएंगे? चांस, अगर इतिहास देखें लोगों नोखा का, तो 90 के बाद में कोई भी रिपीट नहीं हुआ है एमएलए। मतलब वो चेंज करते हैं, पूड़ी पलटता है नोखा। 90 के बाद राजस्थान में 98 के बाद जो सिस्टम शुरू हुआ वो नोखा में 90 से चल रहा है। वहां एक बार बीजेपी, कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, इस तरह से चल रहा है नोखा के अंदर। और पिछले चुनावों को देखे, 3-4 चुनावों को, तो ट्रायंगल संघर्ष जो देखने को मिलता है। इवन जो 2018 का चुनाव है, जिसमें रामेश्वर डूडी ने मैनेज किया था कन्हैयालाल झंवर को बीकानेर पूर्व भेज के, तो उस चुनाव में भी आप देखेंगे कि जो मार्जिनल वोट हैं वो तीसरा प्रत्याशी ले गया और रामेश्वर डूडी जो है वो चुनाव नहीं जीत पाए। मुद्दा ये है कि जाट मुख्यमंत्री की मांग कोई बहुत ज्यादा नई मांग नहीं है। अब परशुराम मदेरणा के उदाहरण से वहां से एक अग्रेसिव तरीके से जाट समाज मुख्यमंत्री की मांग करने लगा है। कुल मिला के बात यह है कि इस बार जिस तरह का माहौल बन रहा है, रामेश्वर डूडी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने जाट सीएम की मांग की है। हनुमान बेनीवाल इससे पहले बहुत अग्रेसिव तरीके से ये मांग करते रहे हैं और भी तमाम जाट समाज के जो नेता हुए हैं वो मांग कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में ये जो एक हर बार जो जाट समाज की एक जो मांग होती है, ये किस तरह से मतलब इस चुनाव को देखिए क्या हुआ है कि जाट समाज ये मांग बहुत पहले से कर रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं।
मिर्धा का दौर था, मदेरणा का दौर था, उस दौर को एक तरीके से पूरा निपटा दिया गया है कांग्रेस में। बीजेपी में जाट लीडरशिप जो आरएसएस के कैडर वाला सिस्टम है उससे उभर नहीं पाई। सतीश पूनिया की स्थिति बनी थी कि वो सीएम के, लेकिन पूरा कुनबा ही उनके खिलाफ हो गया, कई तरह की शिकायतें आई, लेकिन सतीश पूनिया को फिर भी उपनेता प्रतिपक्ष का पद देके एक सम्मानजनक विदाई देने की सरकार ने कोशिश की है, लेकिन उनके समर्थक इसे सम्मानजनक विदाई नहीं मान रहे। फिर जाट समाज के सर्वाधिक एमएलए जीतते हैं जाति के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी जो मांग है वो अपेक्षा अनुरूप ठीक है उस समाज की ओर से देखा जाए। और वही क्यों, राजपूत समाज मांग कर रहा है, ब्राह्मण समाज मांग कर रहा है, लंबे अरसे के बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री राजस्थान को नहीं मिला है, और इसके अलावा गुर्जर सचिन पायलट के रूप में सीएम देखना चाहते हैं। तो जाट समाज के साथ दिक्कत ये हुई है कि अब बड़ा लीडर जिसकी छत्र छाया में पूरी कम्युनिटी खड़ी हो जाए, ऐसा है नहीं। और एक ऐसा लीडर जो है, उनके पास जो पार्टी है वो काफी छोटी है। उन्होंने जो 2018 के चुनाव का उनका डिजाइन देखें, 58 के आसपास सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें जहां अभी जो जाट एमएलए हैं उनमें से सिर्फ 5-6 लोग ही ऐसे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट उतारा था। बाकी पूरी अपनी कास्ट को हनुमान बेनीवाल ने बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। उन्होंने इवन वसुंधरा राजे को वो लगातार टारगेट पे रखते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने कैंडिडेट नहीं उतारा, अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं उतारा, सचिन पायलट के खिलाफ नहीं, डोटासरा के खिलाफ नहीं, बीडी कल्ला के खिलाफ नहीं, यूनुस खान के खिलाफ नहीं, राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ नहीं, कालीचरण सराफ के खिलाफ नहीं। आप कितने ही नाम देख लीजिए, टॉप बीजेपी के 10 लीडर्स के खिलाफ हनुमान बेनीवाल की ओर से कैंडिडेट नहीं था, टॉप कांग्रेस के 10 लीडर्स के ओर से, आरएलपी की ओर से कैंडिडेट नहीं था। तो बहुत बड़ा एक सधे हुए तरीके से हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा और अपनी एक पहचान कायम कर ली कि आज वो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पे काबिज हैं और पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय रहते हैं हनुमान बेनीवाल। तो एक पॉलिटिकली जो सोच होनी चाहिए उसके अनुसार वो चले हैं। न केवल जाट समाज बल्कि SC/ST की सीटों पे उनका काफी प्रभाव बढ़ा है, और ये आने वाले चुनाव में आप और देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल जिस अंदाज से चल रहे हैं, इवन वो हनुमान बेनीवाल पुराने जो राज परिवार रहे हैं उनको लेके भी गजब बोलते रहे हैं, जिस तरह से डेमोक्रेटिक बात, लेकिन कैंडिडेट तो उन्होंने उनके खिलाफ भी नहीं उतारा। रिया कुमारी के खिलाफ नहीं है, गजेंद्र सिंह ख्यूसर के खिलाफ नहीं है, दुर्रू मियाँ जो नवाब रहे हैं उन फैमिली से आते हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं है, विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ। तो ये सारा जो है ये कहने और दिखने वाली बात ये जो है उसको देखा जाना चाहिए। क्या लग रहा है कि रामेश्वर डूडी एक बार फिर रामेश्वर डूडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है विधायक सीट जीत पाना, क्योंकि उनका जो सीट है वो है नोखा, जो बड़े बड़े नेताओं की जो कश्ती है उसको डुबाने का इतिहास है। तो नोखा जो है वहां से वो कैसे जीतेंगे, क्योंकि बिहारी लाल बिश्नोई ने काफी काम किया है, बिश्नोई कम्युनिटी जो है वहां बड़ी संख्या में है। दूसरा, गोविंद राम मेघवाल पहले विधायक रह चुके हैं नोखा से, जो अभी खाजूवाला से हैं। तो नोखा जब कभी SC सीट हुआ करती थी तब गोविंद राम मेघवाल वहां 2003 में, जहां तक मुझे याद है, तो MLA रहे थे, उनका वहां प्रभाव है पुराना। और सुलह हो गई है ना, एक फोटो आई थी रामेश्वर डूडी कुछ खिला रहे हैं, एक बिस्किट से राजनीतिक अदावतें सुलझ जाएं, मुस्कुरा के फोटो लेने वाली बात तो ठीक है। तो अशोक गहलोत भी खाते हैं वो अशोक गहलोत का फेवरेट पार्ले जी है, अब वो बिस्किट कौन सा था उस पर भी डिपेंड करता है कि। और डोटासरा जो आजकल अशोक गहलोत की सोबत में है रामेश्वर डूडी। देखिए, राजस्थान की कांग्रेस में अभी जो बड़े नेताओं का मैं नाम गिनाऊं तो उसमें पहले नंबर पे अशोक गहलोत हैं, आज जिस तरह की स्थिति है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस ही की ओर से रंधावा का नाम लिया जाना चाहिए कि राजस्थान में अगर सुलह करवाने वाले लोगों को गिना जाए, उसमें भंवर जितेंद्र भी आते हैं पार्टी के, इवन धीरज गुर्जर आते हैं, बिल्कुल डोटासरा का कद अशोक गहलोत की छत्रछाया में है। ऐसे में सुलह करवाने वाला कौन है ना? तो जब सुलह करवाने वाला सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है तो लड़ जाने के मौके वापस भी निकलते हैं। तो और ये मौके निश्चित तौर पे आएंगे चुनाव से पहले। आप ये देखिए, मई में बारिश हो रही है, तो चुनाव में तो राजनीति में तो कभी भी हो सकती है, अंधड़ आ सकता है, बवंडर मच सकता है। तो डूडी का जो बयान है, उनकी भावनाएं बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन भावनाओं को क्या फील्ड में वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। और जाट समाज जिसने पिछले कई उपचुनावों का और पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अपना नेता हनुमान बेनीवाल को मान लिया, ठीक है, वो
जो डोटासरा की ओर नहीं मुड़ा, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो कि सतीश पूनिया की ओर नहीं मुड़ा, जो कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो क्या रामेश्वर डूडी जो न किसी पार्टी में बड़े पद पे हैं और न लेजिस्लेशन में, क्या उनकी ओर मुड़ेगा, ये देखने वाली बात है। प्रदीप जी, चर्चा दूसरी तरह की है कि अशोक गहलोत जो भी कुछ करते हैं इन दिनों, उसके केंद्र में, उसके बीच में कहीं ना कहीं सचिन पायलट का एंगल ना हो, ये भला कैसे संभव है? रामेश्वर डूडी का एक बयान, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी जो अग्रेसिव लॉबी है लगातार मांग करती रही है, दूसरी तरफ डूडी का बयान आ जाता है कि मुख्यमंत्री। अब इसको जिस नजरिए से देखा जा रहा है कि ये गुगली कहीं अशोक गहलोत की तरफ से नहीं फिकवाई गई हो। पहली नहीं है। मैं पिछली बार जब दिल्ली 2018 के चुनाव में और 2019 के उस समय कुछ समय तक दिल्ली रहा था, तो वहां के साथियों में चर्चा थी कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे अगर कांग्रेस आई तो। ये चर्चा शुरू होती है जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तब से लेकर 5 साल ये चर्चा चलती है। और करीब और एक वक्त ऐसा आया, यही मई जून का वक्त था, जब रामेश्वर डूडी ने अचानक मांग करनी और प्रोजेक्ट करना शुरू किया एज ए सीएम कैंडिडेट। तो वो किसके कहने पे किया गया? आला कमान के कहने पे, आला कमान की ओर से इशारा। तो आला कमान में जो कि संगठन सचिव के तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तो उस समय भी पायलट खेमे के कई नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड बात में बताया था कि अशोक गहलोत खेमे की ओर से अब पायलट को हिलाने की कार्रवाई। तो जो पहला जो जादू का प्रोजेक्शन हुआ था, जादूगर जब दिखाता है तो पहले आपको एक सिक्के के 2 करके दिखाता है, तो वो एक सिक्के का 2 करने वाला जो था वो रामेश्वर डूडी की बगावत 2018 में वो पहला खेल था जी। और उसके बाद फिर चीजें ये है कि साहब यहाँ तो रार है, फूट है, जाट नेता जो है वो जाट सीएम मांग रहे हैं, गुजर नेता जो है वो गुजर को मांग रहे हैं, आदमी निर्विवाद चाहिए। तो निर्विवाद के लिए एक विवाद तैयार किया गया बड़े पैमाने पे, और 7-8 दिन के वेट के बाद में फिर अशोक गहलोत के नाम पे मुहर लगी। जब पर्दा खुला तो फटा पोस्टर निकला हीरो, तो वो अशोक गहलोत जी सीएम बने राजस्थान के। ऐसे ही कुछ बिसात या फिर ऐसी ही कुछ भूमिका इस बार शायद पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन क्या एक ही जादू को आप रिपीट करते हैं तो हमेशा प्रभाव खत्म होता है। चकाचौंध जो है उसकी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। किसी भी चुटकुले को भी आप सुनाते हैं बार बार तो हास कम होता जाता है। तो क्या पुरानी वाली स्क्रिप्ट है? अभी तक तो ये लग रहा है कि किरदार भी वही है, स्क्रिप्ट भी वही है, लेकिन चूंकि सचिन पायलट एक बड़ी भूमिका में अब पार्टी की ओर से नहीं है, देखना यह है कि बेंगलोर चुनाव के बाद, कर्नाटक चुनाव के बाद क्या होता है। जी, आरपीएससी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है और मुख्यमंत्री तक पेपर लीक प्रकरण जो राजस्थान का है पहली बार राष्ट्रपति तक पहुंचा है, और शायद इतिहास राजस्थान में आरपीएससी की तरफ से बने कि पहली बार संवैधानिक पद पर किसी बैठे व्यक्ति को राष्ट्रपति बर्खास्त करे। बाबूलाल कटारा का जो बाबूलाल कटारा अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, चूंकि आरपीएससी के मेंबरों की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री की अनुशंसा पे, सरकार की अनुशंसा पे राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। और एक मैंने जहां तक मेरी समझ है या जानकारी है, ओथ सेरेमनी भी मैंने देखी नहीं इनकी। आप बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जिनको भी देखें, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो कैग को देखें, चाहे वो विजिलेंस कमीशन के जो कमिश्नर होते हैं उनको देखें, तो उनकी ओथ होती है, शपथ होती है संवैधानिक पद पे, पद एवं गोपनीयता की। आरपीएससी में या और पीएससी में इस तरह की शपथ का तो प्रावधान नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं वो कमाने वाला ही खेल चल पड़ता है। आप शपथ किसकी लेते हैं? तो वो एक बड़े कवि हैं राजस्थान के, संपत सरल जी, वो कहते हैं कि अखबार में शीर्षक छपा, नेताओं ने शपथ ली, नेताओं ने शपथ ली, नेताओं ने शपथ ग्रहण की और नेताओं ने शपथ खाई, अलग अलग हेडिंग थी। तो जिनकी शुरुआत ही होती है लेने, ग्रहण करने और खाने से, उन्हें कौन रोक सकता है कमाने से। तो ये एक पहली बार ऐसा देखने में आएगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में कि राष्ट्रपति तक फाइल गई है। लेकिन कटारा को अब ये चाहिए कि चूंकि उनके खिलाफ एक बड़ा सबूत है सरकार के पास, एक पूरा प्रोसेस जो होना चाहिए लोक सेवक के खिलाफ वो हो चुका है, तो वो इस्तीफा दे दे ताकि इस संवैधानिक पद की गरिमा बनी रहे। मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली बार जैसे हाई कोर्ट के जज को महाभियोग लाके हटाया जाता है। राज्यसभा में जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग आया था, पश्चिम बंगाल का मामला था, लेकिन महाभियोग आने से पहले इस्तीफा दे दिया। तो कटारा को अब वो क्या निर्णय लेते हैं
ये देखने वाली बात है। ये पेज तो अभी भी फंसा हुआ है कि सवाल तो ये है कि जो पूरी कड़ियां हैं वो तो जुड़ चुकी हैं, लेकिन ये कि बाबूलाल कटारा के पास पेपर कहाँ से आया? नहीं, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन आरपीएससी में जो कल अपन ने जिक्र किया कि काफी पोस्ट खाली पड़ी हैं, उसको लेके अध्यक्ष ये लिख रहे हैं कि आप तत्काल भरिए इनको। 6.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों का भविष्य अटका हुआ है वहां पे। तो किस तरह से सरकार इसको, इसमें यह भी है कि सरकार बाबूलाल कटारा के उदाहरण के साथ में एक मैसेज देना चाहती है राजस्थान भर में कि पेपर लीक को लेकर सरकार कितनी सीरियस है। सरकार बार बार दोहराती रही है कि सबसे सख्त कानून राजस्थान में बनाया, और बाबूलाल कटारा की अगर बर्खास्तगी होती है तो चुनाव से पहले एक सियासी दाव भी माना जा सकता है बाबूलाल कटारा की। देखिए, इनकी नियुक्ति एक दबाव में की गई थी जब डूंगरपुर में वो जो आंदोलन हुआ था और उसमें एक वीकेएसटी के बंदे को उसी इलाके से अपॉइंट किया जाए। मुझे लगता है कि जो शेर सिंह उनका जो ड्राइवर है वो पहली बार किसी सदस्य का ड्राइवर रहा है, इससे पहले वो अध्यक्षों का ड्राइवर रहा है हमेशा, एक खबर भी आई है। तो उस क्या पहले के अध्यक्ष भी इन्वॉल्व रहे हैं इसमें, और ये एक बड़ा खेल है। एक कोई आरए साडा करके कोई प्रोफेसर है, उसके खिलाफ ही आ रहा है कि आप उससे कांटेक्ट करो, आपको वो बना देगा। तो ऐसे लोगों की, ऐसे गुर्गों की जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पे, और इस सिस्टम को एक बार पाप साफ क्लीन करना चाहिए ताकि लोगों का, तैयारी करने वाले बच्चों का एक उम्मीद जगे कि उनका जो भविष्य है वो अंधेरे में बैठे लोग नहीं लिख रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री लगातार कर्नाटक बने हुए हैं और अब तो राजस्थान। आज हमने स्पीच सुना राजस्थान मॉडल का, तो उसमें एक उन्होंने जिक्र किया है राइट टू हेल्थ का और तमाम चीज़ों का, और कहते हैं कि सब जनता को पूछ के हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं। तो राहुल गांधी की ये सोच है। बड़ी रोचक चीज़ नजर आई कि अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली का जिक्र वहां नहीं किया कि हम मुफ्त दे रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि कर्नाटक में इन्होंने जो मैनिफेस्टो पेश किया उसमें 200 यूनिट फ्री देने हैं। तो भाई, एक पार्टी की दो नीतियां कैसे क्या एग्जीक्यूट होती है वो बात अलग है, लेकिन अशोक गहलोत से क्या राजस्थान की जनता वापस आते ही पूछेगी कि प्रभु आप वहां तो 200 यूनिट का प्रचार करके आए हो, तो हमें भी 200 दो। ठीक है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और ऐसा होता है। पहले भी वो जब दिल्ली 2020 में प्रचार करने गए थे तब देखा था कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो 300 यूनिट देंगे। तो ये देखने वाली बात है कि, और पहले क्या होता था कि आपकी 4-5 दिन बाद खबर आती थी, अब तो लोग, जनता लाइव देख रही है और पब्लिक समझ चुकी है। तो पुराने दौर के जो नेता हैं उनके साथ संकट है कि वो अपने आप को अपडेट कैसे रखें, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से कर्नाटक में खेल रहे हैं, चूंकि राजस्थान का प्री बोर्ड है और प्री बोर्ड को अच्छे से क्वालिफाई करने की कोशिश अशोक गहलोत की है, तो वो जिस जगह मूव हो रहा है, मतलब वो राजस्थान मॉडल पर कर्नाटक इलेक्शन को पूरी तरह से ले जाना चाहते हैं। चिकपेट जो इलाका है वहां पे एक पाली के एक नेता है राजेंद्र सिंह करके, जो पहले जेडीएस में रहे, बाद में वो कांग्रेस में है आजकल, और पहली बार वहां के जो मारवाड़ी समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में रैली निकाली। वोट किसे देंगे ये अलग बात है, बिजनेसमैन हैं, उन पे जीएसटी भी लागू होती है, उन पे ईडी भी लागू होती है, इनकम टैक्स भी लागू होता है, वोट कहाँ देंगे, लेकिन उन्होंने रैली निकालने की हिम्मत की है। तो इसमें राजेंद्र सिंह की बड़ी भूमिका बताई जा रही है कि दिव्या मतगणना के लिए भी एक आयोजन मारवाड़ी, हाँ, वो वहां के लोकल हैं। राजेंद्र सिंह बिजनेसमैन हैं वहां पे, और उन्होंने पाली से टिकट मांगा था पिछली बार एमएलए का, और पाली राजस्थान से। तो ये किस तरह से, क्या मारवाड़ी कांग्रेस को वोट करेंगे? और राजस्थान से अभी तक बीजेपी का कोई ऐसा प्रोमिनेंट बड़ा लीडर, सतीश पूनिया लगातार बने हुए हैं, सतीश पूनिया लेकिन चूंकि अशोक गहलोत के मुकाबले में क्या प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को जाना चाहिए, गजेंद्र सिंह शेखावत बने हुए हैं जी। तो मुकाबला वही संजीवनी वाला आज अशोक गहलोत ने भी कहा। दूसरा, हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया। हॉर्स ट्रेडिंग से याद आया कि क्या अशोक गहलोत स्टार प्रचारक रहेंगे या जादूगर बनेंगे? स्टार प्रचारक ऑन रिकॉर्ड है, जादूगर वो ऑफ द रिकॉर्ड है। तो चुनाव के बाद जो खेला होना है उसको रोकने के लिए अशोक गहलोत की क्या तैयारी है? अगर अशोक गहलोत येन केन प्रकारेण कर्नाटक कांग्रेस को अचीव करने में मदद करते हैं तो निश्चित तौर पे उनका कद और बढ़ेगा। और बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं। राजस्थान के मदन दिलावर ने फिर कह दिया है कि खड़गे की उम्र 80 साल हो गई है, और उनकी जिंदगी को लेकर उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की है, जो कि ऑन कैमरा। ऐसी टिप्पणियों के लिए मदन दिलावर पहचाने जाते हैं, लेकिन राजनीति में इनकी कोई ऐसा जगह बचती नहीं है जी। तो बड़ी भूमिका रहने वाली है अशोक गहलोत की कर्नाटक चुनाव में। जादू ऑफ रिकॉर्ड, जादू ऑन रिकॉर्ड, ये सब देखने के बाद में पता चलेगा। बलजीत यादव को लेकर एक बड़ा अपडेट है। बलजीत यादव राजस्थान विधानसभा के एक ऐसे विधायक जो बिल्कुल मुखर रहते हैं, किसी भी मुद्दे पर बोल पड़ते हैं। पेपर लीक को लेकर उन्होंने बड़ा कैंपेन किया, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा कैंपेन किया। अब उन्हीं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं जी। आपने देखा होगा कि खेल
वो दौड़ रहे हैं एथलेटिक्स, लगातार 200 विधानसभाओं में माहौल बना रहे हैं, यूथ की मांग उठाई, और अब उनपे बलजीत यादव का ये कहना है कि वो भ्रष्टाचार का उनके ऊपर एक झूठा मामला बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन जिस तरह की खबर आई है, जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है, बलजीत यादव का, मैंने किसी पुराने नेता से बात की तो उन्होंने बताया बलजीत यादव राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक इवेंट हुआ था कि शायद लॉ कॉलेज का कोई इवनिंग वाले सेशन का मामला था, जिसमें राजेश पायलट आए थे, और राजेश पायलट की सभा में बलजीत यादव चंद्रा स्वामी जिंदाबाद के नारे लगा बैठे। जो चंद्रा स्वामी काफी फेमस, जी, जगदाचार्य जो थे, और बाद में चंद्रा स्वामी के संपर्क में आके बलजीत स्वामी के बलजीत यादव का जो राजनीतिक उत्कर्ष शुरू हुआ, उसमें ये एक बड़ा पेच रहा है, बड़ा रोल रहा है। थोड़ा खुलकर बताइए आप। कि नहीं, उसको डिटेल मुझे, क्योंकि मैं उस वक्त उस उम्र में नहीं था, तो मैंने किसी से सुना है। राजेश पायलट की एक सभा थी राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान, और वहां बलजीत यादव, राजेश पायलट कोई शायद शपथ ग्रहण में आए थे, और वहां पे बलजीत यादव जो है उन्होंने चंद्रा स्वामी और राजेश पायलट का 36 का आंकड़ा था। तो इसके बाद राजेश जो बलजीत यादव है वो कई बड़े सारे राजनेताओं के संपर्क में आए, और उनका एक कद बढ़ता गया। बाद में चूंकि निर्दलीय वो अभी विधायक हैं, तो निश्चित तौर पे पब्लिक को उन्होंने बहुत बड़ा भरोसा दिला के चुनाव जीता है। तो निर्दलीय विधायक अगर कहीं फंस रहा है तो बीजेपी कांग्रेस भी ज्यादा लोड लेती नहीं। बलजीत यादव का ये भी कहना है, और इन आरोपों में कितनी सत्यता है ये तो जांच से तय होगा, लेकिन जब अशोक गहलोत की गवर्नमेंट जैसलमेर में थी, कैंप में, होटल में, सूर्य कोई होटल था, वहां पे उस में बलजीत यादव एकमात्र एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि मैंने अपनी जेब से सारा पेमेंट किया है, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार को मुझे बचाना था। होटल में कि वो सरकारी खर्चे पे नहीं रुके, अपने खर्चे पे रुके हैं, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, और जनता ने इस सरकार को, प्रदेश की जनता ने, तो बलजीत यादव पे ये आरोप कितना सच है कितना झूठ है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन यूथ, कई लोग बड़े निराश हुए हैं कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप को लेके कई सारी चीजें हैं, जैसे जंतर मंतर पे कुछ चल रहा है, तो क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है। कांग्रेस के नेता राजस्थान से भी गई हैं, कृष्णा पूनिया गई हैं, जिन पे विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत वाला मामला, सीबीआई ने शायद उनको जी, तो ये कई सारी चीजें हैं कि राजनेता क्या, कहां, कब, कैसे कर जाए, या उसके खिलाफ क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो और चूंकि क्रिमिनल केसेस के अंदर किसी भी तरह की टिप्पणी से अपन बचना चाहिए अपने को। बहुत सारे मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में हमने चर्चा की। कल जैसे ही नए मुद्दे चर्चा में शामिल होंगे, आपके साथ चर्चा में हम भी जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।